क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ध्यान बिंदु को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटी पढ़ेंगे पहला चैप्टर। चलिए क्या है देखते हैं। लेसन वन, लेवल वन। लेवल वन कहता कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार कब सौंपा गया था? 1765 में सौंपा गया था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1773 में। आगे है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया था? 1773 के एक्ट के तहत। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया था? 1773 के तहत। फिर आगे है देखते हैं कि किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था? 74 में। किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम कहा गया? 1781 के अधिनियम के तहत। आगे है कि किस अधिनियम द्वारा भारत को कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया था? 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के पद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया था? 1786 के अधिनियम के तहत। फिर आगे चलते हैं। आगे है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? 1773 में। आगे है कि पीस इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1884 में। आगे है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ब्रिटिश मिशनरी को भारत में बसने की अनुमति प्रदान किया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए गए थे? 1813 में अधिनियम के तहत। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया था? 1813 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि प्रारंभ किया गया था? 1853 के अधिनियम के तहत। फिर आगे चलते हैं। आगे है कि किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। आगे है कि किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 में। आगे है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थापित किया गया था? वो था आपका 58 का अधिनियम, याद रखिएगा। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? 1861 में। आगे कि किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? 1861 में। 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितनी थी? 6 माह थी। आगे है कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अब आगे किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी? 1892 में। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया था? 92 के तहत, 1892 के तहत अधिनियम था भारत। आगे क्वेश्चन है कि पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था? 1909 के तहत। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। आगे कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार के क्षेत्र में लागू करने से। आगे कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली यानी कि सबसे पहले कब जिस देश के द्वारा शुरू किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। आगे है
भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। आगे, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई थी? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना किया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम, प्रांतों में द्वैत शासन। आगे, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 में। आगे, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया था? 1919 के एक्ट के तहत केंद्र में भारतीय विधान पालिका का प्रथम द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी कब? 1919 के अधिनियम के तहत। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के द्वारा हुआ था 1919 के तहत। दिए गए निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? 1919 में। केंद्र में किया गया था 1935 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से। अब आगे है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? 1919 के तहत। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता था? 1919 के तहत। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? वो था प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, याद रखिएगा। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? 1919 में। 1926 में। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? 1926 में। आगे है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम, केंद्र में कहेगा था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आगे है, किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किया था? 1935 का अधिनियम। आगे चलते हैं। आगे है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दिया गया था। आगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली अखिल भारतीय संघ क्या थी? अखिल भारतीय संघ थी। कहता है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1835 में। आगे चलते हैं। 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? 321 धारा थी, आर्टिकल्स। आगे है कि किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। इनमें से कोई नहीं होगा, 35 वाला होगा। आगे है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया? केंद्र में 35 में। आगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। प्रांतीय स्वायत्त का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। आगे चलते हैं। आगे है आपका आगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से किसका व्यवस्था किया गया था? अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंधन किया गया था। अखिल भारतीय संघ व्यवस्था का प्रबंधन किया गया था। अखिल भारतीय संघ व्यवस्था का प्रबंधन किया गया था। आगे चलते हैं। आगे कि भारत में संघीय न्यायपालिका की रचना यानी कि उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1935 के द्वारा। आगे अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था 1940 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। आगे है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत शासन अधिनियम 1935। आगे कहता है कि प्रांतीय स्वायत्त शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आगे भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दिया गया था। गवर्नर जनरल को राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत कराने की शक्ति प्रयुक्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 को। आगे चलते हैं।
आगे कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? वो नहीं था आपका चार्टर एक्ट 1873, रेगुलेटिंग एक्ट 1873 था, चार्टर एक्ट 1833 था, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 नहीं था। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे जुलाई 1946 में। कब? जुलाई 1946 में। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन के आने के बाद। आगे है 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो वही था लॉर्ड मेंटो। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1946 को। आगे कि कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं था। बाकी बाद सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राव थे। आगे कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं था। आगे चलते हैं। आगे 1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री कौन था? BR अम्बेडकर थे। मोहम्मद अली जिन्ना ये कौन मंत्री थे? बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खान उद्योग मंत्री थे शायद। मोहम्मद अली जिन्ना जो था ये आपूर्ति मंत्री, जो भी। आगे चलते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से थे? वो जान लीजिए, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। आगे है, आगे कहता है कि कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल एवं खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। आगे कहता है कि कौन सा 1946 के स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? अच्युत पटवर्धन नहीं थे। कौन थे? अच्युत पटवर्धन नहीं थे। बाकी बात डॉक्टर जॉन मथई थे, सरदार वल्लभ सिंह थे, जगजीवन राम थे। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। आगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अब लेवल 2 क्वेश्चन है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पहला कदम था जिसने ब्रिटिश संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार को बल दिया था। पहला कानून था, ब्रिटिश की संसद को विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया था। आगे की 1773 के अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 में पारित पीस इंडिया एक्ट। आगे कि 1784 का पीस इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। आगे चलते हैं। आगे है कि कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रखते थे। वही पीस इंडिया एक्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 1784 आगे भारत में गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1786 के एडमंड एक्ट। आगे किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बना दिया था? 1833 के अधिनियम के तहत किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया था? चार्टर एक्ट 1833। 1853 के अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? याद रखिएगा, इसके द्वारा गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया जो भारतीय विधान परिषद कहा गया, ये भी सही है। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किया, ये भी सही है, दोनों सही है। आगे चलते हैं। 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया जो कि विषय पर निर्णय ले सकती थी, ये सही है। 1858 के अधिनियम में भारत में प्रचलित शासन प्रणाली क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, ये भी सही है। आगे भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? भारत परिषद अधिनियम 1861। कहता है भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? भारत सरकार अधिनियम 1861 के तहत। आगे चलते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषदों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1862। भारत सरकार अधिनियम 1862 याद रखिएगा।
आगे किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपीय और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल किया गया? वो था आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम। याद रखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम। आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग पार्लियामेंटो सुधार ने स्वीकार किया था? परिषद के आकार का विस्तार। परिषद के आकार का विस्तार। आगे है भारत का संविधान लागू होने तक संविधान के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। कौन सम्मिलित नहीं है? पार्लियामेंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधि सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन सही है, कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन सही है, साइमन कमीशन भारत विभाजन गलत है। आगे चलते हैं। लेवल 3 क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब किया गया था? पीस इंडिया एक्ट 1784 में। नियंत्रण परिषद की स्थापना पीस इंडिया एक्ट 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ये कहता है कि इंग्लिश मशीनरियों को भारत में आगमन 1913 में किया गया था। 1913 में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 में। याद रखिएगा इंग्लिश मशीनरियों के भारत में आगमन जो 1813 में, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की चार्टर अधिनियम 1833 में। आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिएगा। सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। ये लगता है गलत है। सही है, सही है। तीसरा का क्या है? भारत का राजस्व अब ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में आ गया था। यही गलत है। आगे चलते हैं। आगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर को पढ़कर सही विकल्प को चयन करें। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई, जो गलत है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। यही सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रहा। ये भी सही है, यानी कि 2-3 सही है। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या किया गया था? इसमें मुसलमानों के लिए तो पृथक निर्वाचन का क्षेत्र लाया गया था। 1992 में क्या हुआ था? 1992 में निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन है कि द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या हुआ था? निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति शुरू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसमें क्या किया गया था? इसमें प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता। आगे चलते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया, जो सही है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, गलत है। केंद्र प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, 1 और 3 सही है। आगे है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित रिजर्व और अंतरिक्ष ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आरक्षित विषय माने जाते हैं? न्याय प्रशासन। आगे है न्याय प्रशासन हो जाएगा, भू राजस्व हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा। न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। आगे भारतीय परिषद के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसने निर्दिष्ट किया था? प्रांतों में प्रायोजित विषय का 2 प्रवर्गों में विभाजन। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी, जो गलत है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, ये सही है। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से एक भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया, तो सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया था, जो गलत है। यह प्रांतीय स्वायत्त के सूत्रपात के संकेतक थे, सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, ये भी सही है।
आगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन सही है कि इसने कानून बनाने के प्रायोजन के गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया।